इसमें वैसे आपका कुछ पार्ट और बचा है। एज सच जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी चूंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक भी इंक्लूडेड है तो इसलिए हमें ये भी पढ़ने जरूरी है। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये दो पोर्शन हमारे हो जाएंगे, एसिडोसिस एल्कलोसिस क्या होता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो दो टर्म आपके सिलेबस में दे रखी है, एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एसिड मीन्स एसिड की क्वांटिटी, आपके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यदि हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या एसिडोसिस इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को हम ये बोलेंगे। तो एसिडोसिस क्या है? देयर इज ए इंक्रीज इन एसिडिटी इन द ब्लड। मतलब अगर हमारे ब्लड की पीएच कम हो जाती है, क्योंकि देखो पीएच किस पे होती है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेंगे उतनी पीएच कम होएगी, और जितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे उतनी हमारी पीएच इंक्रीज होएगी, सॉरी डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो क्योंकि पीएच का फॉर्मूला हमारा क्या है, पीएच हम जानते हैं क्या होता है बेटा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ, लोग को मैं एलन से डिनोट कर रहा हूं, माइनस लोग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यदि हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पीएच कम होएगी, और अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम करेंगे तो पीएच इंक्रीज होएगी। हमारी बॉडी की पीएच कितनी होती है ब्लड की? 7.34 से 7.45। तो यदि एसिडिटी एसिडोसिस होता है हमारा, तो इस एसिडोसिस की वजह से हमारी ब्लड पीएच जो है वो कम हो जाती है, और ये ब्लड पीएच देखो जो 7.35 है उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो आर्टीरियल जो पीएच है वो इससे कम चली जाएगी। इस कंडीशन को हम एसिडोसिस के नाम से जानेंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो एसिडोसिस जो होता है वो मेनली किसकी वजह से हो सकता है? मेनली इसके दो रीजंस रहेंगे। एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ये दो टाइप से हो सकती है। एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का तो मतलब क्या हो गया कि मतलब, क्योंकि जैसे हम हमारे फूड के अंदर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट इनटेक करते हैं और वो कंस्टिट्यूएंट जाके डाइजेस्ट होते हैं, तो यदि इन कंस्टिट्यूएंट में, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये मेटाबोलाइट, ये मेटा कंपाउंड्स जो हैं वो अगर मेटाबॉलिक एसिड ज्यादा बनाने लग जाए, है ना, जैसे कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो यदि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि लैक्टिक एसिड किससे बनता है बेटा? हमारी स्केलेटन मसल्स में एक कंपाउंड होता है जो ग्लूकोज होता है हमारा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, वो जाके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा? वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये लीवर के अंदर भी होता है सेम प्रोसेस। तो ग्लाइकोजन जो है, जो मसल्स के अंदर होता है या आपका लीवर में होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो यदि ये कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से, क्योंकि एसिड बढ़ गया है, इस वजह से हमारी ब्लड की पीएच जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक कारण तो ये रहेगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है जिसमें हमारे ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाए। अब आप कहोगे कि ये लैक्टिक एसिड तो बनता ही होगा, लेकिन ये लैक्टिक एसिड जो बनता है वो क्या होता है बेटा? हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है। तो यदि ये भी डिस्टर्ब हो गया है कि हमारी किडनी जो है वो लैक्टिक एसिड या एसिड के एक्सक्रिएशन को कम करने लग जाए, मतलब एक्सक्रिएशन कम हो रहा है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ जाएगा बेटा? लैक्टिक एसिड ब्लड में, और उसकी वजह से हमारी ब्लड पीएच कम हो जाएगी, एसिडोसिस हमें डेवलप होगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिडोसिस के दो कारण होते हैं कि किस वजह से हमारी बॉडी में हो सकता है। एक तो हाइपोक्सीमिया, अगर किसी पर्सन को सीवियर हाइपोक्सीमिया हो गया है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई है, तो उसकी वजह से एसिडोसिस हो सकता है। या हाइपोपरफ्यूजन, मतलब ब्लड को प्रॉपरली, ब्लड से जो टिश्यूज है उनको प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो एक तरह से हम हाइपोक्सीमिया इसका मेजर कारण बोले। तो एक कारण तो हमारा एसिडोसिस का ये हो गया। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब दूसरा कारण होएगा रेस्पिरेटरी एल्कोलो एसिडोसिस।
तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लंग्स से हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और उन्हीं से ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम एक्सक्रिएट कर देते हैं। तो यदि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लंग्स से हम एक तरह से एक्सपायर कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाए, है ना, तो उसकी, और जो बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल या इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। तो अब देखो हम क्या करें कि यदि हमारे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, और ब्लड के अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकेपनिया। ये किस वजह से होता है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से होगा। तो यदि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी ज्यादा होगा तो उस वजह से भी हमारे को एसिडोसिस होगी। तो आप कहोगे ये क्यों हो रहा है, तो देखो बेटा, मैं चाहे सेल की बात करूं या ब्लड की बात करूं, मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड में भी है, और ऑर्गन या सेल जो है वो उसको लिबरेट करती है। और हम जानते हैं वाटर भी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रेजेंट है, और सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट पे भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके एक यूनिडायरेक्शनल, है ना, रिएक्शंस आपकी करेंगे, और उससे एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को हम बोलेंगे H2CO3। क्या नाम है बेटा इस एसिड का? फॉर्मिक एसिड। बाइकार्बोनिक एसिड, है ना। और ये बाइकार्बोनिक एसिड अगेन कैटेगोराइज हो सकता है दो पार्ट में। एक इससे हाइड्रोजन आयन आपका बन सकता है H+, और दूसरा इसके अंदर HCO3- बन सकता है। तो देखो ये आयन ही हमारे ब्लड की पीएच को रेगुलेट करते हैं, है ना। अब आप देखो, अगर ये, इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम CA से डिनोट कर रहे हैं, ये एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ पे थी ब्लड के अंदर या सेल लेवल पे, अब वो कन्वर्ट होएगी बाइकार्बोनिक एसिड में, और बाइकार्बोनिक एसिड फिर हाइड्रोजन आयन ज्यादा बने, और हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेंगे तो उसी क्वांटिटी में एसिडोसिस डेवलप होगी। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो इस तरह से ब्लड हमारी पीएच को रेगुलेट कर सकता है। तो अगर किसी पर्सन को एसिडोसिस होता है तो उसके सिम्टम कैसे पता लगेंगे, क्योंकि एसिड ज्यादा बन रहा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन रहे हैं, वो लैक्टिक एसिड की वजह से हो सकता है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से हो सकता है। तो उसके सिम्टम ये आएंगे, पेशेंट को हेडेक होने लगेगा, वो मेंटली कंफ्यूज होएगा, उसको थकान रहेगी, फीलिंग टायर्ड और स्लीपनेस, उसको नींद नहीं आएगी। और यदि सीरिब्रम या ब्लड के ब्रेन के अंदर भी इसका लेवल बढ़ जाता है तो हो सकता है कि पेशेंट कोमा के अंदर भी चला जाए। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया जिसको हम एसिडोसिस बोल रहे हैं। अब दूसरा पार्ट है एल्कलोसिस। इट इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ एसिडोसिस। तो एसिडोसिस में क्या हो रहा था बेटा, ब्लड पीएच कम हो रही थी या बढ़ रही थी? हम हो रहे थे। कम हो रही थी। तो ये अपोजिट केस होएगा, इसके अंदर ब्लड पीएच जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं कि हमारी जो नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की वो 7.345 से 7.45 होती है ना। अगर ये इससे ज्यादा, ये नॉर्मल से ज्यादा अगर पीएच हो जाए, मान लो ये 7.45 से 8 हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एल्कलोसिस। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है। और अभी हमने कहा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दो पार्ट में कन्वर्ट होती है वाटर के साथ रिएक्ट करके। एक तो हाइड्रोजन आयन बना रहे थे, यहाँ पे हमने देखा था। अगर बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा बनने लग जाए तो बाइकार्बोनेट एसिडोसिस नहीं करके एल्कलोसिस करेगा, क्योंकि ये एक तरह से पीएच को इंक्रीज करता है। तो यदि HCO3 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उसकी वजह से हमें एल्कलोसिस होएगा। तो ये यहाँ पे आपको कारण लिखा रखा है कि यदि बाइकार्बोनेट HCO3- की क्वांटिटी बढ़ जाए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उसकी वजह से हमें एल्कलोसिस डेवलप होएगा।
और इस एल्कलोसिस की वजह से जो हमारी ब्लड पीएच है वो नॉर्मल पीएच से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये चीज? यस सर। तो इसके भी कारण क्या है, सेम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसका भी कारण है, जो दो कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा एक तो यूरिन की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यूरिन से अलग अलग आयन जो है वो एक्सक्रिएट होते हैं। तो यदि यूरिन से बाइकार्बोनेट का एक्सक्रिएशन कम हो गया है तो ऑटोमेटिकली वो बाइकार्बोनेट यूरिन से एक्सक्रिएट हो जाना चाहिए था, वो किसमें प्रेजेंट होगा बेटा? ब्लड में। और हाइड्रोजन आयन यूरिन से ज्यादा सिक्रिएट हो रहे हैं। तो अब देखो दो चीजें हो रही हैं, बाइकार्बोनेट तो यूरिन से कम रिलीज हो रहा है, मतलब यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कम हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा आपके रिलीज हो गए यूरिन में। तो ऑटोमेटिकली ब्लड में क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी और बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे को एल्कलोसिस डेवलप हो। तो एल्कलोसिस के कारण क्या है? पहला तो है क्लोराइड रिस्पॉन्स एल्कलोसिस, जो हमारी किडनीज कंट्रोल करती है। तो यदि पेशेंट को किडनी फेलियर हो गया है या किसी पर्सन को वोमिटिंग हो गई है तो हम जानते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसका लॉस होता है। या अगर किसी पर्सन को डायरिया हो गया है तो उसके इसमें भी क्लोराइड लॉस ज्यादा हो जाता है, ये कंजेनिटल डिफेक्ट है। या किसी पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है ना, तो इन केसेज में क्या होएगा, जो क्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन है वो चेंज होएगी और वो क्या काम करेगी, वो हाइड्रोजन के लॉस को बॉडी से प्रमोट करेगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होगी, जिससे एल्कलोसिस डेवलप होगी। एक कारण इसका और हो सकता है कि यूज ऑफ डाईयूरेटिक्स या काज बाय डिहाइड्रेशन। डाईयूरेटिक्स क्या होते हैं बेटा? ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो यूरिन के लॉस को प्रमोट करती हैं। तो ऐसे डायूरेटिक हमने यूज कर लिए हैं या ऐसी मेडिसिन यूज कर ली हैं जो यूरिन में बाइकार्बोनेट के एक्सक्रिएशन को तो कम कर रही है लेकिन हाइड्रोजन के आयन के सिक्रेशन को बढ़ा रही है। उसकी वजह से हमारे को ब्लड में जो है ब्लड की पीएच बढ़ जाएगी, जिसको हम एल्कलोसिस बोले। तो ये तो हो गया क्लोराइड रिस्पॉन्सिव एल्कलोसिस के कारण। दूसरा इसका कारण क्या होगा? क्लोराइड रेजिस्टेंट एल्कलोसिस। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने कहा कि बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये रिटेंड होगा, तो ब्लड में बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द रिटेंशन। ये किसकी वजह से हो सकता है? हाइपोकेलेमिया की वजह से हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम जितना ज्यादा जाता है ना बेटा? देखो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के साथ शिफ्ट होते हैं, मतलब ब्लड से, देखो जैसे मैं कहूं कि ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है किडनी के अंदर जिससे यूरिन आ रहा है। तो यूरिन फॉर्मेशन का जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो उसमें क्या होता है बेटा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सिक्रेशन में क्या होता है, जैसे ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है, तो ये लास्ट पार्ट मैकेनिज्म होता है। तो जितना सोडियम, देखो ये सोडियम तो यूरिन से एब्जॉर्ब होके इधर ब्लड की तरफ आएगा, ठीक है, और जितना सोडियम अंदर आया है उसी क्वांटिटी में जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड से किसके अंदर चला जाएगा बेटा? वो ब्लड से चला जाएगा यूरिन के अंदर। समझ में आ गया ये प्रोसेस क्या हो रहा है? यूरिन से तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आएगा, उतनी क्वांटिटी में ब्लड से इधर की साइड में हम कह रहे हैं ये ब्लड है ना, तो ब्लड के से तो सोडियम आपका अंदर आ रहा है और ब्लड से हाइड्रोजन एक्सक्रिएट होके यूरिन में जा रहा है। तो यदि मैं क्या काम करूं, ये वाला प्रोसेस जो है ना, वो एक्टिवेट कर दूं, और सेम एक पाथवे और होता है कि जितना पोटेशियम अंदर आपका आएगा, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी आपका होता है, वो भी इसी मैकेनिज्म पे एक्ट करता है। तो यदि पेशेंट को हाइपोकेलेमिया हुआ है तो उस केस में हाइड्रोजन लॉस जो है वो आपका ज्यादा होने लग जाता है, और जितना हाइड्रोजन लॉस होएगा उतना ही ब्लड की पीएच इंक्रीज होएगी और उस पेशेंट को एल्कलोसिस डेवलप होएगा। या किसी पर्सन ने एल्कोलिटिक एजेंट्स खा लिए हैं, मान लो जैसे आप वो खाते हो ना, जैसे किसी चीज को, जैसे बाटी वगैरह को फुलाने के लिए मम्मी यूज करती है
कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास के हिसाब में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हो, तो यदि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट फूड के अंदर ज्यादा इंटेक कर लिया है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होएगा, और वो भी हमारे ब्लड की पीएच को इंक्रीज करेगा और उससे एल्कलोसिस डेवलप होगा। इसके अलावा कुछ और डिजीज है जैसे हाइपरटेंशन या हाइपोएल्डोस्टेरिज्म, है ना, ये डिजीज जो है वो भी एल्कलोसिस को डेवलप करती है। समझ में आ गया बेटा? ये आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट इन पे नहीं होना है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सिलेबस में मेंशन है इसलिए अपन इसकी एक एक दो दो स्लाइड पढ़ रहे हैं। ओके सर। हाँ पूजा बोलो बेटा। सर आपने सोडियम और पोटेशियम की डायरेक्शन एक ही बताई, उनकी तो अपोजिट रहती है। जब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ता तो उसका एक्सप्रेशन होता ना। देखो मैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट बना रहा हूँ, ये जैसे हमारा नेफ्रॉन है। हाँ बंद कर लो बेटा, मेरे को समझ में आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। ये जैसे नेफ्रॉन के अंदर बोमेंस कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट हो गया, तो कलेक्टिंग डक्ट में हमारी ट्यूबुल्स होती हैं। तो इसमें दो एंटी पोर्टर पंप होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये सोडियम का, एक तो हम पंप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन एंटी पोर्टर पंप। तो सोडियम तो यूरिन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आएगा और उतनी ही क्वांटिटी में हाइड्रोजन जो है ना, वो आपका एक्सक्रिएट होकर के इसमें जाएगा। एक दूसरा ही पंप यहाँ पे और होता है। ये पंप क्या काम करता है? ये इतनी ही क्वांटिटी में हाइड्रोजन को एक्सक्रिएट करता है जितनी क्वांटिटी में ये पोटेशियम को यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर पंप। तो जितना ज्यादा पोटेशियम रीएब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही क्वांटिटी में हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ से सिक्रेट होगा। और अगर हाइड्रोजन सिक्रेट होके यूरिन में आ गया तो इसका मतलब ब्लड में उसकी क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो हाइड्रोजन आयन कम हो गया, इसका मतलब ब्लड पीएच हमारी बढ़ गई, इसका मतलब उस पेशेंट को एल्कलोसिस डेवलप हो गया। समझ में आ गया पूजा? यस सर। तो इस तरह से हमारा इस डायरेक्शन में ये एल्कलोसिस प्रोसेस डेवलप होगा। फिर लास्ट एक पार्ट आपका सिलेबस का इसमें और है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? कोई एक पर्सन जवाब दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? सोडियम पोटेशियम होते हैं ना। यस यस यस, जितने भी आयंस होते हैं ना बेटा, वो हमारे आयंस जो हैं, चाहे वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, है ना, ये आयोनिक बैलेंस हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या अपना एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं इन आयंस की वजह से। तो यदि ये आयन ही लॉस ज्यादा होने लग जाए, है ना, तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर इन आयंस का बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट से, जैसे अपन देते हैं ना, जैसे किसी को उल्टी दस्त हो जाते हैं या वोमिटिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या काम करते हो? उसको इलेक्ट्रॉल या इस तरह का ओआरएस का घोल बना करके पिलाते हो। तो वो इसलिए पिला रहे हैं ताकि उसके प्लाज्मा में ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हीमोस्टेटिस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल या मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या काम करते हैं? हमारे बहुत तरह के ऑर्गन्स जैसे हार्ट को ये कंट्रोल करेंगे, हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, जो फ्लूइड का बैलेंस है उसको, ऑक्सीजन डिलीवरी को, एसिड बेस बैलेंस को, ये सभी आपके इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट होगा। देखो एसिड बेस बैलेंस अभी हमने पढ़ाया था ना, सोडियम हाइड्रोजन एंटी पोर्टर पंप, सोडियम पोटेशियम एंटी पोर्टर पंप या पोटेशियम हाइड्रोजन एंटी पोर्टर पंप। तो एक तरह से जो एसिडोसिस एल्कलोसिस है वो भी इन आयन से ही कंट्रोल हो रहा है कि कितना लॉस वो यूरिन में हो रहा है और कितना रीएब्जॉर्ब होके वो प्लाज्मा में आ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है वो चार मैकेनिज्म से मेनली होता है। यदि एक्सेसिव इंजेक्शन हमने कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स हमने इनटेक कर लिए, जैसे किसी ने नमक ज्यादा खा लिया
तो नमक में हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, उसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड ज्यादा रीएब्जॉर्ब होके हमारे प्लाज्मा में चला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा मैकेनिज्म, डिमिनिश्ड एलिमिनेशन। देखो इंजेक्शन तो ज्यादा कर लिया और एलिमिनेशन, क्योंकि ज्यादातर आयंस किससे एलिमिनेट होते हैं, 98% तक आयंस जो है वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, और कुछ फिकल मटेरियल और हमारे सलाइवा और इवन हमारा जो स्वीट सिक्रेशंस होता है उसके साथ में भी एक्सक्रिएट होते हैं। तो अब एलिमिनेशन कम हो गया है। एंड डिमिनिश्ड इंजेक्शन, इसका उल्टा हो जाए कि या हम इंजेक्शन कम कर रहे हैं और एलिमिनेशन ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो दो केस बन गए। एक ऐसा केस है जिसमें हमने इनटेक ज्यादा कर लिया है, उसका डाइजेशन ज्यादा कर लिया है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और एलिमिनेशन कम हो गया, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा केस ऐसा है कि हम इनटेक तो कम कर रहे हैं, उसका इंजेक्शन कम कर रहे हैं, और एलिमिनेशन जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में भी इम्बैलेंस हो जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी हमारे ब्लड में कम हो जाएगी या बॉडी में कम हो जाएगी, है ना। तो एक में इसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और दूसरे वाले केस में हमारे इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कम हो जाएगी बॉडी में। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस मेनली हम किन के लेवल चेक करते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन आयंस का बैलेंस प्रॉपर हमारी बॉडी में होना चाहिए। जैसे हम कई बार क्या काम करते हैं, जैसे किसी को कंस्टिपेशन हो गया है ना, कब्ज हो गई है, तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, लैक्सेटिव ड्रग्स यूज करते हैं। लैक्सेटिव क्या काम करती है, वो कंस्टिपेशन को रिलीव करती है। तो ये क्या काम कर देती है, ये कई बार ज्यादा क्वांटिटी में लेने से पेशेंट को डायरिया और वोमिटिंग हो जाती है। तो यदि किसी पर्सन ने क्रोनिक लैक्टेटिव अब्यूज कर लिया है, या किसी को यदि डायरिया और वोमिटिंग हो गया है, तो क्या होगा बेटा, अब हमारे साल्ट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएगा उसको डिहाइड्रेशन के साथ में। तो एक कारण ये हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अभी हम कह रहे हैं कि हमारे बहुत तरह के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो नर्व हो, हार्ट हो, मसल्स हो, ये सबकी एक तरह से कंट्रैक्टिलिटी डिसाइड करती है इन आयंस की क्वांटिटी पे। ठीक है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखो वही सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, कैल्शियम चैनल, इन्हीं पे डिपेंड कर रहा था। तो इन आयंस की परफॉर्मेंस या फंक्शनिंग इसी पे डिपेंड करे। तो यदि किसी पर्सन को लॉस हो गया है इलेक्ट्रोलाइट, अभी हमने कहा या तो स्वीट के थ्रू एक्सक्रिएट हो सकता है या यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो सकता है, तो ये पर्टिकुलरली लॉस स्पेशली किन आयंस के बारे में, सोडियम, पोटेशियम, और अगर हम कैल्शियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लॉस होएगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप होएगा। तो इसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस होएगा, है ना। तो अगर ये सब प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर आ रही है, तो हम क्या काम करें, उसको ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट थेरेपी, ये रिप्लेसमेंट थेरेपी हम उसको देंगे, ताकि उसके बॉडी फ्लूइड कंटेंट जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है,